हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से हमने मुक्त पतन को डिटेल से पढ़ा और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी निकाले। 3 फॉर्मूले थे, 3 या 4, जो कि मैंने आपको बताया था कि उनको याद करना जरूरी है। उन्हीं के बेस्ड पर आज का लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल का, जो कि सारे न्यूमेरिकल मुक्त पतन के आधार पर होंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मुक्त पतन नहीं देखा है उसको न्यूमेरिकल समझने नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो इस वीडियो को ना देखे। और जो तैयारी के साथ हैं उनके लिए तो ये कुछ न्यूमेरिकल ही नहीं है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपको कोई परेशानी आएगी बीच बीच में तो मैं फिर से आपका रिवीजन करा दूंगा मुक्त पतन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किस पर आधारित है, मुक्त पतन पर आधारित है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। मतलब कोई ऊंची बिल्डिंग है, उस पर से एक बॉल को फेंका जाता है नीचे की ओर, जिसका त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हम भी जानते हैं कि जब ऊपर से फेंकेंगे हम तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो गुरुत्वीय प्रभाव के अधीन हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा, जिसका मान ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। मतलब बॉल गिराई इमारत से और 30 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। यहां पर एक ये बोल रहा है कि एक ऊंची इमारत है, कुछ इस प्रकार से इमारत है हमारे पास। मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। यहां पर कोई मनुष्य खड़ा है, मानव स्माइल करता हुआ इस प्रकार से खड़ा है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और इसके हाथ में, ये इसका हाथ है, एक बॉल है। ठीक है जी। अब ये बॉल को नीचे की ओर क्या कर दिया, इसने ड्रॉप कर दिया। और हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन भी हमेशा नीचे की ओर है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a = g। क्लियर है, लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि t = 3 सेकंड पर मेरे को क्या चाहिए, वेग चाहिए। यही बोला। देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिराए, तो 3 सेकंड के बाद वेग। अब आप मेरे को यह बताएं कि इसमें गति का कौन सा समीकरण लगेगा। देखिए, गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v = u प्लस का at होता है। ठीक है, अब गति के समीकरण तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बिना गति के समीकरणों के आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए, ये आया गति का प्रथम समीकरण। मेरे पास क्या क्या मान दिए हुए हैं, देखिए। ये गेंद को छोड़ रहा है ऊपर से इस प्रकार से, मतलब फ्रीली ड्रॉप कर रहा है। और विराम अवस्था में, यानी मुक्त अवस्था में, जब भी किसी पिंड को नीचे की ओर गिराते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 होता है। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। यानी मेरे पास दे रखा है u = तो 0 है, a दे रखा है मेरे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t दे रखा है मेरे पास 3 सेकंड। तो वेग आ जाएगा मेरे पास u का मान 0 प्लस a कितना है 9.8 गुणा t कितना है 3। तो v = 9.8 गुणा 3। यदि मैं इजीली तरीके से हल करना सिखाऊं तो पॉइंट हटाए तो 10 नीचे, 98 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 का 4 हासिल पाई 2, 9 8 9 30 27, 27 और 2 29 अपॉन का 10। तो वेग मेरे पास आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया इसका आंसर। अब बताइए, इससे इजी कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या? ये इजी तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगे। पहला कॉन्सेप्ट है ये कि किसी भी पिंड को ड्रॉप करते हैं विराम अवस्था से
तो उसका u कितना होता है, हमेशा 0 होता है, प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होगा। ये है पहला कॉन्सेप्ट। ये जिसको नहीं आया वो फंस गया, उससे ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मुक्त पतन में कि किसी भी वस्तु को हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो u क्या होता है, 0 होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर आपके चक्कर पड़ जाएगा यदि u का आपको पता नहीं है तो। अब गति का द्वितीय समीकरण क्यों नहीं लगाया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसमें हमारे पास क्या नहीं था, s का सूत्र है, वो ऊंचाई का सूत्र है, क्या है देखिए, ऊंचाई का सूत्र है वो s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ut तो 0 हो जाएगा, t भी है, a भी है, फिर s आ जाएगा हमारे पास, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी जो कि हमें पूछा ही नहीं है, ठीक है, जो इमारत है हमारे पास उसकी ऊंचाई आ जाएगी, वो हमें पूछा नहीं है। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। अब उसमें s है जो कि हमारे पास s निकाल रहे नहीं है, हमारे पास s दी हुई नहीं है, इसलिए हमने वो दो समीकरण नहीं निकाले। इसी कारण से हमने जो पहला समीकरण था बिल्कुल इजी तरीके से उससे आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन मैंने समझा दिया डायग्राम के थ्रू। कॉन्सेप्ट पहला लगा है इसके अंदर कि प्रारंभिक वेग शून्य होता है कब, जब फ्रीली हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं। जैसे ही पता चला u इज इक्वल टू 0 तो आपने देखा कि गति के प्रथम समीकरण से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। डिफेंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है जी। तो इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर लिया नोट, चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया लगा होगा आपको। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब एग्जाम में आए हुए हैं कंपटीशन की, में एनडीए में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एयरफोर्स वगैरह नेवी है, और आपको जेई नीट में तो मिलेंगे ही, क्योंकि मैंने बोल दिया मुक्त पतन के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दो पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 2:3 की प्रारंभिक चाल से फेंके जाते हैं। इनके द्वारा तय अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात और पृथ्वी की सतह पर लौटने में लगा समय का अनुपात होगा। क्वेश्चन समझेंगे पहले, सॉल्यूशन देखिए। दो पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 2:3 की प्रारंभिक चाल, मतलब कि हमारे पास पिंड कितने हैं, 2 पिंड हैं, 2 पिंड हैं जिनके प्रारंभिक वेग निम्न है, जिनके प्रारंभिक वेग निम्न है। मान लीजिए जो पहला पिंड है उसका वेग है u1, वो कितना है, 2 है। दूसरा पिंड है u2, सॉरी पहला जो पिंड है उसका वेग यानी प्रारंभिक वेग u1 तो 2 है। देखो कह रखा है 2 पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में 2:3 की प्रारंभिक चाल, मतलब u दे रखा है, तो 2 पिंड है। मान लीजिए प्रथम पिंड का वेग u1 है, दूसरे पिंड का वेग u2 है। प्रथम पिंड का जो वेग u1 है वो 2 है, u2 का 3 है। इसको लिख कैसे रखा है, u1 अपॉन का u2 इज इक्वल टू 2 अपॉन का 3। समझ में आया। अनुपात को हम भाग में लिखते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इस प्रकार से ये तो हमारे को दिया है, ये वाला तो 2 पिंड है, मान लीजिए मैंने उनके वेग u1 u2 मान लिए, u1 दे रखा है 2, u2 दे रखा है 3। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां तक समझने वाला था क्वेश्चन, समझा दिया हूं मैं। 2 पिंड है, उनके वेग क्या क्या माने मैंने, u1 और u2, u1 दे रखा है 2, u2 दे रखा है 3, और इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। अब हमारे पास प्रश्न बोल रहा है कि इनके द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई का अनुपात। सबसे पहला हम यहां पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पर हम लिखते हैं इसका पहला, अधिकतम ऊंचाई का अनुपात, अधिकतम ऊंचाई का अनुपात, अधिकतम ऊंचाई का आप अनुपात देखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जब भी किसी पिंड को धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अपनी अधिकतम ऊंचाई h तय करता है। उस h का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बोलिए क्या है उस h का फॉर्मूला।
उस h का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन का 2g। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने फिर से पहले ही बोल दिया था कि लास्ट लेक्चर जिनको क्लियर है उनको समझ में आ जाएगा। अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या है? h बराबर यू स्क्वायर अपॉन का 2g। अब यदि मैं बात करूं प्रथम पिंड के लिए, प्रथम पिंड के लिए क्या हो जाएगा? ये h1 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर और 2g तो ऐसे ही रहेगा, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। g का मान कितना है यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसके तो 1 या 2 लगाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ये तो कांस्टेंट है। यदि मैं बात करूं द्वितीय पिंड के लिए, तो द्वितीय पिंड के लिए क्या हो जाएगा? h2 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर अपॉन का 2g। अब मेरे को चाहिए अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अतः यहां लिखते हैं हम, अतः समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अनुपात के लिए हम क्या करते हैं? भाग ही तो करते हैं। जब मैं इनका अनुपात लूंगा तो h1 अनुपात h2, u1 का स्क्वायर अपॉन का 2g, u2 का स्क्वायर अपॉन का 2g, काटा कुटी मचाओ, 2g से 2g कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आ रहा है यहां से? h1 अपॉन का h2, u1 का स्क्वायर अपॉन का u2 का स्क्वायर बचा। u1 कितना है? 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? पहले ऐसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और u2 कितना है? 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ गया? 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर 9। अतः ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वो होगा h1 अनुपात h2 इज इक्वल टू 4 अनुपात 9। ये है आपका ब्यूटीफुल सा आंसर। देखो यहां तक आपको समझा दिया मैं क्वेश्चन। 2 पिंड दे रखे, उनके मैंने वेग मान लिए u1 u2 और उनका अनुपात के रूप में लिखा है इस प्रकार से। अब ये अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है, प्रथम पिंड के लिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, द्वितीय पिंड के लिए ये हो जाएगा। अनुपात हम जानते हैं भाग होता है, तो हमने भाग के रूप में लिखा, 2g से 2g कैंसिल, u1 और u2 का मान था, इसको हमारे पास अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात आ गया है 4 अनुपात 9। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका पार्ट 2 और करेंगे। क्या है पार्ट 2? पृथ्वी की सतह पर लौटने में लगा समय का भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि हम पिंड को पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, ठीक है जी, फिर वह अधिकतम ऊंचाई h तय किया और उसका अनुपात निकाला हमने 4 अनुपात 9। अब वापस वह धरती पर तो आएगा ही आएगा। तो जब वह हमने इसको ऊपर की ओर फेंका और वापस नीचे आया, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाई, उड्डयन काल जिसे कहते हैं, तो उसमें लगा समय किसके बराबर होगा? उड्डयन काल के। लास्ट लेक्चर में डिटेल से बता रखा है। तो हम जानते हैं समय का अनुपात निकाल रहे हैं। अब हम समय का अनुपात निकाल रहे हैं। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाई, t इज इक्वल टू 2u अपॉन का g। ये किसका फॉर्मूला है? उड्डयन काल का। मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। तो इसमें भी वही चाहिए हमें, अनुपात ही। तो प्रथम पिंड के लिए उड्डयन काल क्या हो जाएगा? प्रथम पिंड जाएगा और वापस धरातल पर आएगा। तो प्रथम पिंड के लिए, भाई 2 पिंड है ना, तो वो दोनों जाएंगे आएंगे। तो प्रथम पिंड के लिए देखिए उड्डयन काल t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2u1 और g तो ऐसे ही कैसे रहेगा? समीकरण 1 दे दीजिए इसको, या 1 और 2 पहले दे दिए थे तो इसको समीकरण दे देते हैं हम स्मॉल a। फिर इसी प्रकार द्वितीय पिंड के लिए, देखिए द्वितीय पिंड के लिए हम उड्डयन काल t2 हो जाएगा, 2u2 अपॉन का g एक कांस्टेंट राशि है इसलिए इसको ऐसे कैसे रखेंगे। अतः समय का अनुपात चाहिए तो भाग में लेना पड़ेगा। अतः समीकरण a अपॉन का समीकरण b कर देते हैं हम। तो समीकरण a तो क्या है? t1 अपॉन का t2 इज इक्वल टू 2u1 अपॉन का g
2u2 अपॉन का जी से तो जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया उड्डयन काल, T1 अपॉन का T2 इज इक्वल टू U1 अपॉन का U2। U1 और U2 का मान है 2/3, यानी कि जो समय का जो अनुपात है वो कितना आया है मेरे पास, T1 अनुपात T2 इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया हमारे पास दूसरा आंसर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। जिस किसी को लास्ट लेक्चर बढ़िया तरीके से आता है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई u²/2g डेरिवेशन करा रखा है, समझ में आ गया। उससे हमने अधिकतम ऊंचाई का अनुपात निकाला, उड्डयन काल भी पढ़ा रखा है, उससे हमने उड्डयन काल का अनुपात भी निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार, जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे, और अधिक से अधिक यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाकर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, स्पेशल फिजिक्स में तो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, MA व MB द्रव्यमान के दो पिंडों को, कोई दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है MA और MB, पिंडों को क्रमशः A व B ऊंचाई से गिराया जाता है। दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान तो कितने हैं, MA और MB, और उनको ऊंचाई कितनी है, MA वाला जो पिंड है उसकी ऊंचाई A है, MB वाला जो पिंड है उसकी ऊंचाई B है, उनसे गिराया जाता है। तो पिंडों के द्वारा इन ऊंचाइयों को तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए ये कह रहा है, या हम पहले लिख लेते हैं जो दिया है, वो दिया है लिखिए, माना दो पिंड हैं, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान MA व MB है। ठीक है जी, जिनके द्रव्यमान कितने हैं, MA व MB है, तथा जिनकी ऊंचाई क्रमशः, तथा जिनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी है, A व B है। तो ये तो दिया है। अब हमें पूछा क्या है, ये जो दोनों पिंड है ना, ये कोई ऊंचाई पर है। यहां पर MA द्रव्यमान का पिंड ये रहा और MB द्रव्यमान का पिंड ये रहा। तो ये जो हाइट है h, ठीक है, यहां तक ये पिंड गए हैं, तो ये हाइट तय करने में कितना समय लगा है वो हमें ज्ञात करना है। कितना समय लगा है वो हमें ज्ञात करना है। भाई MA और MB का द्रव्यमान वाले जो पिंड है वो ऊपर गए, कितनी ऊंचाई तय करके, h ऊंचाई तय करके। अब ऊंचाई को तय करने में लगा समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करेंगे हम किससे, न्यूटन के द्वितीय समीकरण से। न्यूटन के द्वितीय समीकरण से। न्यूटन का द्वितीय समीकरण क्या है, न्यूटन का द्वितीय समीकरण क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ AT²। अब देखिए आप, हम पिंड कहां था हमारे पास, ऊपर था। ऊपर u बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर u बराबर कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, सॉरी u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर। तो देखिए u बराबर तो कितना हो गया हमारे पास, 0। यहां पर देखेंगे हम हाफ AT² है, तो त्वरण कितना हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, क्योंकि पिंड कहाँ गया, ऊपर गया, h ऊंचाई तय की उसने। तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, -g। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, नीचे की ओर है, और हमारा जो पिंड जा रहे हैं वो ऊपर की ओर है। तो हमारे पास s क्या हो जाएगा, u, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 g_t²। ठीक है। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय समीकरण से प्रथम पिंड की यदि मैं बात करूं, प्रथम पिंड की बात करूं तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 g T1 का स्क्वायर।
जी के 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जी एक कांस्टेंट राशि है, मान फिक्स है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्वितीय पिंड की यदि मैं बात करूं, S2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 जी T2 स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अनुपात चाहिए तो समीकरण 1 अपोन का समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा S1 अपोन का S2। ये देखिए जब मैं इसके अनुपात में लिखूंगा तो माइनस माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर माइनस का 1/2 जी T2 स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा। अब देखिए S1 यानी प्रथम पिंड की ऊंचाई कितनी है, A है। S2 द्वितीय पिंड की ऊंचाई कितनी है, B है। यहां बच गया T1 स्क्वायर अपोन का T2 स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो अनुपात आएगा वो आएगा T1 अपोन का T2। जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो वो आएगा रूट में, यानी रूट A अपोन का रूट B। तो ये आ गया है मेरे पास इसका आंसर। समय का अनुपात कितना आया है, रूट ए अपोन का रूट बी, यानी रूट ए अनुपात रूट बी। दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास दो पिंड थे जिनके द्रव्यमान है ma और mb, जिनकी ऊंचाई क्रम से a व b है। अब हमने न्यूटन का द्वितीय समीकरण ये था, इसको बनाया कैसे, वो पिंड अपनी h ऊंचाई पर थे, अधिकतम ऊंचाई पर। अब अधिकतम ऊंचाई पर प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, शून्य होता है, ये मैंने बता रखा है आपको। अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, फिर हम वहां से उसको ड्रॉप करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। तो u इसलिए हमने 0 कर दिया क्योंकि जब हम इन पिंडों को ड्रॉप करेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या है, माइनस का g है। इस प्रकार से हमने इस समीकरण में रखा मान और इस प्रकार से हमने इसको क्या किया है, हल किया है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सभी आपको समझना में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है, उन्हीं को समझ में आएगा जिनको लास्ट लेक्चर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। जिनको भी समझ में आ रहा है उनको तुरंत समझ में आ गया होगा कि 100 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग है। इसे पृथ्वी पर टकराने में लगा समय, डायग्राम से मैं पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखिए एक वस्तु है यहां पर, मान लीजिए धरातल पर, उसको u इज इक्वल टू 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका है। देख लीजिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित, मतलब u का मान, प्रारंभिक वेग का मान कितना है, 100 मीटर प्रति सेकंड। ये अपनी अधिकतम ऊंचाई h तय करी और फिर वापस से कहां आ गई है, धरातल पर आ गई है। तो इसको धरती पर वापस आने में लगा समय को क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड्डयन काल। ठीक है, तो उड्डयन काल हमें निकालना है इसका। तो सॉल्यूशन देखिए दिया है, क्या दिया है हमारे पास, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 100 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं कि उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2u अपोन का g। याद रखेंगे उड्डयन काल तभी लगेगा जब वस्तु अर्थ से जा रही है और अर्थ पर ही वापस आ रही है। कितने देर तक वह हवा में रहती है उसे ही तो उड्डयन काल कहते हैं। और हमें वही पूछा है कि धरातल में आने पर लगा समय, इसे पृथ्वी पर टकराने में लगा समय, जिसे उड्डयन काल कहते हैं। अब t इज इक्वल टू 2 गुणा u का मान कितना है, 100 है, और यहां पर हम अर्थ का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान मानेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम मान लेंगे इसको 10, ये कैंसिल हो जाएगा और t का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। मतलब उस वस्तु को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड। अब बताइए इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया, उसका समय का फॉर्मूला लगा दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें लगाना है, समझना है क्वेश्चन को कि ये 100 मीटर प्रति सेकंड क्या है। हमें देखना है कि ये प्रक्षेपित किया है, मतलब इसने बल, मतलब कि इसको प्रक्षेपित करने में जो वेग आया है उसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। u इज इक्वल टू 100 मीटर प्रति सेकंड। बस u आ गया हमारे पास और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है हमारे पास, उड्डयन काल हमारे पास पूछ रहा है। तो t इज इक्वल टू होता है 2u अपोन का g।
इसमें मान रखेंगे हमारे पास, तो टी का मान आ जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। तो एक और ये क्वेश्चन है बढ़िया, यहां तक आप नोट करें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। कर लिया नोट? चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? कोई भी परेशानी हो कोई भी क्वेश्चन में तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। छोटा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है आपके सामने। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा? देखिए मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, उनमें पूरा जो लास्ट लेक्चर था वो पूरा रिवीजन हो चुका है, इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो लास्ट लेक्चर भी आपके क्या हो गया, यहाँ पर रिवीजन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैं बता दिया था कि यदि कोई वस्तु, सबसे पहले हम लिखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। सबको याद है गति का द्वितीय समीकरण, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनके बिना आप क्वेश्चन हल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने बता दिया, ये देखो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। मुक्त रूप का मतलब होता है कि प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। फिजिक्स की भाषा में जिसको ड्रॉप करना बोलते हैं, ऐसे ड्रॉप करेंगे ना फ्रीली तो उसका जो वेग होगा वो होगा 0। तो मुक्त रूप यानी ड्रॉप किया है तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मान लीजिए क्या बोल रहा है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अब देखो ये कोई मीनार है h ऊंचाई की, वहां से वस्तु आ रही है नीचे की ओर आ रही है ऊर्ध्वाधर मुक्त रूप से, तो u इज इक्वल टू तो कितना हो गया 0। अब ये ऊर्ध्वाधर टॉप ऑफ द मीनार है तो कितनी ऊंचाई तय करके गया h, यानी s का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पर h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस का हाफ। अब एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होगा प्लस का g। क्यों होगा? क्योंकि g की दिशा किधर होती है, हमेशा नीचे की ओर है, और त्वरण की दिशा भी किधर है, नीचे की ओर है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो a की जगह हम g लिख देंगे और t ऐसे कैसे, तो हमारे पास h इज इक्वल टू आ जाएगा g टी स्क्वायर बाई 2। अतः जब किसी भी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, एक ये क्या है फॉर्मूला है ये, कि किसी भी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये फॉर्मूला भी है तो क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मुक्त आते ही समझ जाएंगे ड्रॉप हो रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, फिर कोई सा भी समीकरण पूछे हमें u बराबर 0 ही लिखना है। एक्सीलरेशन g होगा, क्यों मुक्त आ रहा है, गुरुत्वीय अधीन हो रही है गति, तो जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है वो प्लस का g होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब भी किसी पिंड को, वस्तु को ऊर्ध्वाधर मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप सीधा याद रखेंगे h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। ये एक और फॉर्मूला और आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है और फॉर्मूला बेस, अब इस फॉर्मूले के बेस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए कोई पिंड को हम ऊर्ध्वाधर मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो t बराबर 10 सेकंड पर उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां जब हम लिखेंगे h इज इक्वल टू जी का मान यदि हम 10 माने और t का मान भी कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 गुणा 10 बाई 2, ये 5, 10 को 10 से गुणा करूंगा 100, 500 मीटर कितनी, अब मतलब उस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 500 मीटर। इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करिए। कर लिया नोट? चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। तो ये था हमारे पास एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक फॉर्मूला भी है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक गेंद को एक मीनार की चोटी से ऊर्ध्व ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। समझ में आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है, यहां पर प्रारंभिक वेग है, u है। फेंका गया है किस वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब वो प्रारंभिक वेग है, मतलब u दिया है। यदि गेंद 5 सेकंड पश्चात जमीन पर गिरती है तो मीनार की ऊंचाई, मतलब t भी दे दिया है। तो लिखते हैं हम, सोल्व दिया है, क्या क्या दिया है, u इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड,
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डायग्राम से मैं समझाता हूं। देखो ये कोई क्या है, हमारे पास मीनार है। एक गेंद को मीनार से, ये पृथ्वी पर ही होगी, u इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। ये कितनी दूरी तय कर लेती है, h। ठीक है जी, फेंक दिया। अब ये 5 सेकंड पश्चात ये जो बॉल है वापस कहां आ जाती है, नीचे आ जाती है। t बराबर कितने समय पर, 5 सेकंड पर जमीन पर गिरती है। तो इसकी h हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा गति का समीकरण है जिसमें h डायरेक्टली निकलती है? पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, दूसरा है, तो लगा दीजिए। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या है गति का द्वितीय समीकरण, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर s का मान तो कितना है, कैपिटल H है। u का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, a का मान कितना है बताइए, एक्सीलरेशन कितना है इसके अंदर। हमारे पास वस्तु वापस कहां आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, और गई कहां है, ऊपर की ओर गई है। अब ये मेरे को बताएंगे एक्सीलरेशन, कई तो क्या करेंगे इसमें प्लस करके आएंगे, कई माइनस करके आएंगे, कंफ्यूजन कहां होगा। देखिए ये ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई उसने कब तय की, जब वह ऊपर गया तभी तो उसने ऊंचाई तय की ना। और जब वह ऊपर गया तो जी की डायरेक्शन तो क्या थी, नीचे की ओर थी जी तो, और ये गया है ऊपर की ओर, मतलब इसका एक्सीलरेशन माइनस का क्या होगा, जी होगा। समझ में आ गया। दोबारा देखिए इसमें क्या करते हैं, कई प्लस करेंगे कई माइनस करेंगे, क्योंकि उनको वापस नीचे भी तो आ रही है ना ये, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस। क्यों, क्योंकि ये ऊंचाई तय कैसे हुई, वह ऊपर गया तभी तो हुई ना, और ऊपर गया तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गया, तो एक्सीलरेशन इसका आ गया माइनस का जी, और टी का मान दे रखा है कितना, 5 सेकेंड। तो मान रख दीजिए। अब s की जगह मैं कैपिटल H रखता हूं, u की जगह कितना रखेंगे हम, 10 रखेंगे, t का मान कितना है, 5 है, प्लस 1/2, a की जगह माइनस का g रखेंगे हम, और यहां पर g की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2 गुणा माइनस का 10, और t का मान कितना है, 5 गुणा 5। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो h का मान इसको जब हल करूंगा तो 50, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25, और 25 को भी 5 से करूंगा तो 125। अब h, अब देखिए 50 में से 125 जाएंगे तो माइनस का कितना होगा, 75। क्या दूरी ऋणात्मक होती है क्या? आप बीएससी, आप 11th क्लास में आ चुके हैं, 11th क्लास में अभी तक आपको पता होगा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए 50 में से 125 जाएंगे तो आप -75 मत लिख देना, कितना आएगा, प्लस का 75। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक और बढ़िया न्यूमेरिकल। दोबारा देखिए इसको, दिया है हमारे पास u दिया है, t दिया है, h पूछा है। इसमें कहां गलती होगी, एक तो एक्सीलरेशन में, कई माइनस का करेंगे कई प्लस का करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक्सीलरेशन सही कर दिया तो कई h का डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस का 75 मीटर। अरे भाई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमने पहले दूरी पढ़ के आए हैं, 11th क्लास ही तो चल रही है, ये कोई दूसरी क्लास तो नहीं चल रही, और इसी के अंदर है दूरी, विस्थापन, वेग, सब पढ़ के आए हैं। दूरी कैसी राशि है, धनात्मक होती है ना दूरी का मान, कभी ऋणात्मक हुआ है क्या, नहीं हुआ। इसीलिए जो दूरी है सदैव धनात्मक होती है, इसलिए h का मान आया 75 मीटर। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। यदि आप ये 6 क्वेश्चन कर देते तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हाफ ईयरली, ईयरली में भी आपको मिलेंगे और आगे भी आपको मिलेंगे। 6 के 6 क्वेश्चन कल वाले लेक्चर पर आधारित हैं, उन्हीं के सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको दोबारा इसलिए कराया ताकि आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, और जो फ्री फॉल वाला जो आपका टॉपिक है, मुक्त पतन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आप इन
क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, 11th वाले स्टूडेंटों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।